अब इस पॉइंट को हमने देख रहे थे ना, तो उन्होंने बस केवल कहा कि भाई चेंज आना चाहिए, उस चेंज की वंशागति होनी चाहिए, लेकिन उसको डिटेल में नहीं समझाया। अब सवाल ये था कि जिस चेंज की बात कर रहे थे ये चेंज आना चाहिए और चेंज क्या होना चाहिए, आगे भी अगले पीढ़ी में भी जाना चाहिए। तो अगले पीढ़ी में जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, वंशागति बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसके बारे में प्रॉपर डिटेल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, किसमें, मेंडल वाले चैप्टर में, कि वंशागति होती कैसे है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि वंशागति कराने के लिए दो चीजें जिम्मेदार हो, मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है, जीन, जिसको मेंडल साहब ने क्या बोला था, कारक। फिर कहा था कि ये जो कारक हैं या जो जीन हैं ये दो प्रकार के हैं, प्रभावी और अप्रभावी। कैसे एक दूसरे के पीढ़ी में जाते हैं वो सारा कहानी आप पढ़े हुए, किस रेशियो में जाता है, क्या होता है, वो भी हमने रेशियो भी देखा हुआ है, लंबाई वाला, बौना वाला सब रेशियो देखा था ना। वो सबको क्या कहते हैं सर, ये वंशागति है। चलो ठीक है, किसने बताया, मेंडल ने। इस चेंज के बारे में कि भाई एक कोई इंसान है या कोई भी जीव है, उसके अंदर जो चेंज आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, वो बदलाव कैसे आ रहा है, तो म्यूटेशन से आ रहा है। इस बात को किसने बताया था, ह्यूगो डी व्रीज ने बताया था। बाकी ये सब डिटेल आपके डार्विन साहब ने नहीं बताया था। तो अब इसी बात को साबित कर रहे थे हम लोग कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो रहा है। तो इस बात को, इस पॉइंट को भी नए तरीके से लेकर के आए थे। अब इस नए तरीके से लाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार थे, ह्यूगो डी व्रीज, और कौन जिम्मेदार थे, मेंडल। ठीक है, और इनके अलावे भी बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सब बिंदुओं पर अपनी बातें रखी थी कि कैसे चेंज आता है, क्या होता है। अब चेंज में हम क्या क्या चेंज देखे थे कि सर म्यूटेशन देखे थे। ठीक है, अब म्यूटेशन पहला बिंदु था। म्यूटेशन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उन प्रकार को भी देखा था हमने। ठीक है, म्यूटेशन के बाद दूसरा क्या बताया था, जीन विनिमय, कि अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रॉसिंग ओवर के बाद भी क्या आता है, चेंज आता है, ये भी देखा था। तीसरा हाइब्रिडाइजेशन, जिसको क्या बोला था, संकर बोला था कि सर यदि दो अलग अलग जातियों के बीच में जिनमें कुछ हद तक समानताएं हैं, कुछ हद तक समानताएं, अब ऐसा नहीं है कि एक मतलब कि शेर है तो शेर का प्रजनन एक बिल्ली के साथ करा दे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यदि कुछ हद तक समानताएं दिखती हैं, जैसे एक शेर था और एक बाघ था, अब इनमें कुछ हद तक समानताएं थी तो इनके बीच में क्या कराया, क्रॉसिंग कराया, एक ऐसी जाति बना दी इनके बीच की जो अगले पीढ़ी में रहने के लायक होगी, कुछ नई लक्षण को लेकर के आएगी, ये भी देखा था। और क्या देखा था, 3 संकर। उसके बाद चौथा भी कोई था, अरे बोलो, देखा था या नहीं? नहीं। चलो आज चौथा स्टार्ट करते हैं, क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी क्या आएगा, चेंज आएगा। हमें पहले तो यही देखना है कि सर चेंज आ किन किन चीजों की वजह से रहा है, और यदि चेंज आएगा तो वंशागति तो करेगा, वो हमें पता है। बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो चेंज कहां पर आना चाहिए, जर्म सेल में आना चाहिए या जर्म प्लाज्म में आना चाहिए। अगर आ गया वहां पे जर्म कोशिका में तो अगली पीढ़ी में जाएगा, ये तो तय है। ठीक है, अब अगला जो चेंज लाने के लिए जिम्मेदार है वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट, आनुवांशिक प्रवाह या अपवाह। समझिएगा इसका मतलब क्या है। जैसे एक गांव, कोई भी, सपोज कुदरा की बात कर लेते हैं, सर ये कुदरा है, यहां पर रहने वाले जो लोग हैं, चलो यहां पे बताते हैं सर, यहां पे ना 100 लोग रह रहे हैं, थोड़ा आसान होगा समझने में। ठीक है, कि 100 लोग यहां पे रह रहे हैं, और 100 लोगों में ना एक लक्षण हम लेके चलते हैं कि ये सारे के सारे लोग गेहुआ रंग के हैं। हमारे इंडिया का जो कलर है त्वचा का वो कैसा है, गेहुआ है। हाँ, गेहुआ, गेहुआ का मतलब हल्के से पीलेपन का जो रंग होता है उसको गेहुआ कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं मुलैटो। इंडिया का जो त्वचा का रंग है वो कैसा है, गेहुआ रंग है। ठीक है, गेहूं, ठीक है। अभी चलो, तो गेहुआ रंग के होते हैं यहाँ पे लोग। अब कुछ ऐसे भी हैं लोग कि काले हैं, सांवले हैं, गोरे हैं, वो एक अलग की बात है, लेकिन मेजरली कैसे होते हैं, गेहुआ रंग के होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मुलैटो। अब आगे सुनना, एक निग्रो नाम सुने हो, निग्रो, 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 जो एकदम काले लोग होते हैं ना, हाँ, उनको क्या बोलते हैं, निग्रो बोलते हैं। अब आराम से सुनना, 100 लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि कुछ समय के बाद इस जगह पर, चलो कुदरा रखा है हमने, चलो कुदरा की बात कर लेते हैं कि सर यहाँ पर कुछ निग्रो चले आए। ठीक है, मान लिया जाए कि सर 5 लोग यहाँ पे क्या आ गए, निग्रो आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये आए, यहीं पे इनकी शादी विवाह हो गई। ठीक है, शादी विवाह होगी तो क्या इनकी पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी।
ठीक है। चलो इनके बाल बच्चे हुए, उनके बाल बच्चे भी बड़े हुए, बड़े होने के बाद उनकी भी शादी यहीं पर हो रही है, फिर उनकी भी जनसंख्या बढ़ रही है। क्या लगता है कि बच्चा एक समय के बाद यहां पर निग्रो की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। क्या हो रहा है, क्या यहां इस क्षेत्र में बदलाव आ रहा है क्या, जेनेटिक रूप से या आनुवांशिक रूप से चेंज आ रहा है क्या? कौन है ऐसे? हाँ क्या बताइए? अच्छा ठीक, बताइए ना क्या बात है? हाँ जी, देखिए हमें किस बात का ध्यान रखना था कि सर हमको क्या लाना था, बदलाव लाना था, और बदलाव इस वजह से भी आ रहा है। कैसा है ये सर, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आए। अब ध्यान रखना कि क्या हुआ कि सर जो ये लोग आ रहे हैं, क्या इनमें कुछ ऐसे जीन होंगे जो इनको क्या ला रहे हैं सर, काले रंग के बना रहे हैं, ठीक है। तो इनके आने की वजह से एक छोटे से क्षेत्र में क्या आ गया, बदलाव आ गया, चेंज आ गया। क्या वहां पर लोग आनुवांशिक रूप से चेंज हुए क्या? हाँ, अब एक कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन हम यहाँ पे बनाते हैं क्या, सर ये गांव वही फिर से यहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं, जिसमें से 50 लोग गेहुआ रंग के हैं और 50 लोग क्या है, निग्रो हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि सर यहां से 50 जो निग्रो है ना, ये चले गए, अचानक से चले गए। अब यहाँ पे कौन बचे सर, गेहुआ रंग वाले बचे। अब कुछ समय के बाद यहाँ की जो जनसंख्या दिखाई देगी, यहाँ के जो लक्षण दिखाई देंगे, सारे लोग कैसे दिखाई देंगे, गेहुआ दिखाई देंगे। यानी कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि सर किसी के आने से या किसी के जाने से अगर किसी क्षेत्र में आनुवांशिक रूप से बदलाव देखने को मिले तो यही क्या कहलाता है, आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है, आनुवांशिक प्रवाह कहलाता है। बात समझ में आया? एकदम सिंपल सा लैंग्वेज है, छोटा सा पॉइंट है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है। अब और भी जैसे कह लो एक बात कि यहाँ इस क्लासरूम की बात कर लें कि यहाँ सारे लोग हैं, ठीक है, चलो सारे लोग पढ़ने वाले, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप इसी बैच में 50 बच्चे और बढ़ गए, अभी फिलहाल कह दें कि 30 बच्चे हैं यहाँ पे, 30 या 50, चलो 30 बच्चे और बढ़ गए, यहाँ पे टोटल कितने हो गए 60। अब उसमें से 30 जो बढ़े हैं वो ना पढ़ने वाले बढ़े, आप ठीक ठाक थे, पढ़ने वाले थे, आप यहाँ से अचानक शिफ्ट कर गए, कौन बच गया यहाँ पे, अब ना पढ़ने वाले बच्चे। अब संख्या किसकी बढ़ेगी वहां पे, किसको दिखेंगे हम लोग, ना पढ़ने वाले की संख्या वहां पे दिखेगी। तो पूरा एक आनुवांशिक रूप से बदलाव हो गया, जेनेटिक पूल में बदलाव आ गया। आप कहोगे सर जेनेटिक पूल क्या है, जेनेटिक पूल या पोल ये क्या होता है? जैसे अब लगभग हम अपने अंदर की बात करें तो हमारे एक एक कोशिका में लगभग 60,000 के आसपास जीन, ठीक है, जो कार्यरत है हमारे शरीर के अंदर। ऐसे ही 60,000 जीन अगर हमारे अंदर मिल रहे तो आप लोगों के अंदर भी होंगे, इस क्षेत्र में रहने वाले सारे लोगों के अंदर भी होंगे। तो एक क्षेत्र में मिलने वाला जो एक सामूहिक जीन है उसको क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। अब यहाँ पे किसी के आने से या जाने से क्या जीन पूल में बदलाव आ रहा है, क्या आ रहा है भाई जीन पूल में बदलाव? अगर ये बदलाव आ रहा है तो क्या ये वंशागति दिखाएगा? बिल्कुल, यहाँ के जो लोग होंगे अपनी अगली पीढ़ी में भी इस लक्षण को भेजेंगे। निग्रो के आने से क्या हुआ था कि यहाँ की जो जनसंख्या थी वो धीरे धीरे कैसे होने लगी, निग्रो वाली होने लगी। धीरे धीरे गेहुआ की जनसंख्या कम होने लगी, निग्रो की जनसंख्या बढ़ने लगी। अब यहाँ पर जो अगली पीढ़ी आएगी वो भी कैसे आएगी, निग्रो, फिर उसकी अगली पीढ़ी निग्रो। यानी कि कुल मिला जुला के आनुवांशिक रूप से क्या हो रहा है, प्रवाह। प्रवाह माने क्या होता है, कोई चीज बह रहा है, कोई चीज कहीं जा रहा है, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट। का मतलब ही क्या होता है, यही कि किसी को या तो कहीं पर ले जाना है या तो वापस ले आना है। तो सीधा सीधा कि किसी के आने से या किसी के जाने से। अब आने और जाने किसी की बात कर रहे हैं भैया, जीन की, यानी कि किसी ऐसे जीन के आने से अगर किसी क्षेत्र में बदलाव देखने को मिले तो क्या कहलाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाएगा, आनुवांशिक प्रवाह कहलाएगा। हो सकता है कि किसी विशेष लक्षण वाले जो लोग थे उनके अंदर क्या मिल रहे होंगे, विशेष किस्म के जीन मिल रहे होंगे। जैसे ये सारे के सारे कैसे थे, गेहुआ रंग वाले थे, इनके अंदर जो जीन मिल रहा होगा वो कौन सा, गेहुआ रंग वाला जीन मिल रहा होगा। ये सारे लोग क्या हुए, अचानक से यहाँ से चले गए। तो चले गए तो अब यहाँ पे जो लक्षण दिखाई देगा वो कैसा, निग्रो का। तो या तो जीन के आने से या तो जीन के जाने से अगर किसी क्षेत्र में आनुवांशिक रूप से चेंज देखने को मिले, बदलाव देखने को मिले, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाती है। देखिए
जेनेटिक ड्रिफ्ट होने के दो कारण हैं, दो प्रभाव पढ़ने हैं हमको इसके अंतर्गत। शुरू करते हैं। एक को कहते हैं फाउंडर प्रभाव, फाउंडर प्रभाव या फाउंडर इफेक्ट, और दूसरे को कहते हैं बॉटल नेक, बॉटल नेक प्रभाव, यानी कि इफेक्ट। देखिए दो तरीके का प्रभाव है जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। समझना नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या समझ में आया कि सर किसी विशेष जीन के आने से या किसी विशेष जीन के जाने से यदि किसी क्षेत्र में बदलाव देखने को मिले, वो भी कैसा, आनुवांशिक रूप से, जेनेटिक रूप से, तो ये चीज क्या कहलाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाएगा। ठीक है। अब ये प्रभाव जो है हम दो बार देख सकते हैं। कब कब देख सकते हैं, देखिए। अच्छा एक चीज और, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट ज्यादा घने वाले आबादी में आपको देखने को मिल जाएगा आसानी से, या ज्यादा कम घने वाले में। ज्यादा और कम घने का मतलब देखो, एक गांव जहां पे 100 लोग रह रहे हैं, एक गांव जहां पर 1 करोड़ लोग रह रहे हैं। बोलो कब आपको और कितनी आसानी से जल्दी से देख पाओगे आप, कहां पे, कम जगह वाले पे या ज्यादा वाले पे, कम वाले पे। तो याद रखिएगा सर, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो कहां पर आसानी से समझ में आता है, तो कम जनसंख्या में। जहां पर कम जनसंख्या रहेगी वहां पर तुरंत हमको देखने को मिल जाएगा क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब सोचो 1 करोड़ लोग हैं, वहां पे गेहुआ रंग के होंगे, सांवले रंग वाले होंगे, काले रंग वाले भी होंगे। अब वहां पर अगर कोई आ रहा है या जा रहा है तो उसका प्रभाव जल्दी दिखेगा नहीं। ठीक है। अब समझिएगा कि जो जो बातें आपने जेनेटिक ड्रिफ्ट में पढ़ी ना, वो सब कुछ यहां पे याद रखिएगा। ठीक है। कि फाउंडर प्रभाव क्या है, तो सर कम सघन क्षेत्र में किसी विशेष जीन वाले, विशेष कह रहे हैं इसलिए क्योंकि किसी एक लक्षण को लेके चले हम। ठीक है। किसी विशेष जीन वाले जीव के आने या जाने से जो आनुवांशिक रूप से बदलाव दिखाई दे, उसको हम क्या कहेंगे, फाउंडर प्रभाव कहेंगे। यानी कि एज इट इज जो जो अभी हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट में कहा है वो सारी बातें यहां पर है। ठीक है। एक दूसरा है कि आपका बॉटल नेक, बॉटल नेक प्रभाव। अब इसमें क्या अंतर है, थोड़ा सा अंतर है कि यहां पर बदलाव आएगा। फिर से सर यहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं, 100 में से कह देते हैं कि चलो 50 गेहुआ वाले हैं और 50 कौन है, निग्रो हैं। ठीक है। ये हो गए हमारे निग्रो और ये हो गया मुलेटो। अब क्या हुआ कि किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, है ना, आंधी, तूफान, सुनामी, जो भी है, तो कोई यदि नेचुरल डिसेस्टर बोलते हैं, कोई यदि प्राकृतिक आपदा आ जाए और प्राकृतिक आपदा के वजह से हमें क्या दिखाई दे, आनुवांशिक प्रवाह या जेनेटिक ड्रिफ्ट। जैसे कि सर भूकंप आया, बाढ़ आया, क्या हुआ कि 50 जो मुलेटो मिल रहा था या अचानक से बाढ़ भूकंप में गायब हो गए, स्वाहा हो गए। अब क्या यहाँ पर केवल और केवल निग्रो बचे कि नहीं बचे? क्या मुझे यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट दिखाई दे रहा है? क्या दिख रहा है? दिख रहा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। किस वजह से दिखा? किसी प्राकृतिक आपदा के वजह से, किसी नेचुरल डिसेस्टर के वजह से। तो ऐसा जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या कहलाएगा? बॉटल नेक प्रभाव कहलाएगा। एक सिंपल सा ये कि सर कम क्षेत्र वाले जगह पर यदि किसी विशेष जीन वाले जीव के आने से या जाने से यदि मुझे क्या दिखाई दे, जेनेटिक ड्रिफ्ट दिखाई दे, तो ऐसा प्रभाव क्या कहलाता है? फाउंडर प्रभाव। यही कहानी बस वहां पे है, वहां पे एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया है, क्या? प्राकृतिक आपदा। तो जो ड्रिफ्ट होगा वो किसी प्राकृतिक आपदा के वजह से ड्रिफ्ट यदि हुआ तो ऐसा प्रभाव, ऐसा इफेक्ट क्या कहलाएगा? बॉटल नेक इफेक्ट कहलाएगा या बॉटल नेक प्रभाव कहलाएगा। डन? कंफ्यूजन होगा पूछ लीजिएगा। ये दोनों एक तरीके के इफेक्ट हैं। जैसे आपको कह दे कि बुखार लगता है, क्या लगता है? बुखार कब कब लग सकता है सर? मलेरिया में भी लग सकता है ना, टाइफाइड में भी लग सकता है। तो वैसे ही जेनेटिक ड्रिफ्ट होने के दो कारण हैं। बस वही चीज है कि एक तरीके से यहाँ फाउंडर प्रभाव की वजह से हो सकता है या तो बॉटल नेक प्रभाव की वजह से हो सकता है। चलिए तीनों पॉइंट को हमने इनके सही कर लिया है।
कि तीनों पॉइंट में क्या क्या गड़बड़ी थी उसको सही कर लिया, देख लिया। अब आ गया चौथा पॉइंट इनका, और चौथा पॉइंट क्या था इनका? सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, यानी कि योग्यतम की उत्तरजीविता, जिसको हमने नाम दिया था प्राकृतिक चयन। चौथा पॉइंट, बातें नहीं। नेचुरल सिलेक्शन, इस बिंदु पर भी इन्होंने सीधा सीधा कह दिया था क्या, कि जो फिट होगा वो क्या करेगा? नेचर के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा, और जो फिट नहीं होगा वो नेचर के द्वारा सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ना एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्नार्ड कैटलमेल, जिन्होंने अपना एक एग्जाम्पल दिया था किससे रिलेटेड? नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड, कि नेचर आपको सेलेक्ट करती है। ठीक है, जिसको नाम दिया था इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण, या फिर इन्होंने देखा था इस चीज को कब? औद्योगिकरण के दौरान देखा था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई बताएगा क्या होता है इसका मतलब? इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होगा इसका मतलब? अरे जब हमारे आसपास इंडस्ट्री बढ़ने लगे, उद्योग बढ़ने लगे, कारखाने बढ़ने लगे, उसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं, औद्योगिकरण बोलते हैं। अब इन्होंने, किसने? बर्नार्ड कैटलमेल ने एक चीज देखा था, नोटिस किया था, उसको एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने दे दिया। भाई नेचर वाकई में सेलेक्ट करती है, और कब? जब आप नेचर का पालन करोगे, नेचर के नियम कानून का पालन करोगे तब। देखिए कैसे इन्होंने समझाया था। इन्होंने जिसका एग्जाम्पल लिया था उसको बोलते हैं मौत। मौत नहीं, मौत। ठीक है, देखो क्या बताया था इन्होंने, सीधा सीधा सुनना कि सर मौत इन्होंने देखा था दो प्रकार के। एक था काले रंग का और एक था भूरे रंग का। ठीक है, भूरे। अब जो काला रंग का था उसको नाम दिया कार्बोनेरिया, और जो भूरा रंग था उसका नाम था वेस्टर्न ब्यूटिलेरिया। हाँ बोलिए ना। हाँ, बुक में ब्लैक एंड व्हाइट दिया है, वो ऐसा लग रहा है लेकिन वो है कैसा? भूरे रंग का, याद रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान में ये रखिएगा कि कार्बोनेरिया जो होता है वो काले रंग का होता है, और वेस्टर्न ब्यूटिलेरिया कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। ठीक है, चल अब ये है कौन? मौत। बुक में दिया होगा पिक्चर कुछ ऐसा, देखिएगा इस तरीके का, ऐसे। ठीक है, अब ये कहां पर मिलते हैं? तो पेड़ पौधे पर मिलते हैं, ये पेड़ पर पाए जाते हैं, पेड़ पर रहते हैं ये। अब इन्होंने समझाया क्या था वो जरा ध्यान से समझिएगा। ये कार्बोनेरिया कैसा है? काले रंग का। वेस्टर्न ब्यूटिलेरिया कैसा है? भूरे रंग का। ठीक है, अब बात केवल दो चीज है कि सर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, यानी कि जब हमारे आसपास औद्योगिकरण नहीं था, इंडस्ट्रीज नहीं थी, फैक्ट्रियां नहीं थी, उस समय हमारा वायु क्या था? शुद्ध था। ये वातावरण हमारा शुद्ध था, यानी कि वातावरण में डस्ट बहुत कम थे। तो डस्ट बहुत कम थे तो उस समय जो पेड़ मिलता था, उस समय पेड़ की जो टहनियां थी, जो शाखाएं थी, या जो उसके ऐसे ब्रांच, या फिर आप ऐसा कहोगे सर ये जो पेड़ है, ये बड़ा सा पेड़ है, उस समय पेड़ की जो ये क्या बोलते हैं उसको? तना। ठीक है, तो तना देखो, तना कैसा दिखाई देता है? भूरे रंग का। बढ़िया से देखिएगा, तना क्या होता है? हल्का ब्राउन कलर का होता है, भूरे कलर का होता है। डन। अब सर उस समय औद्योगिकरण नहीं था, उस समय उस पेड़ पर दोनों लोग मिलते थे। कौन कौन? सर ये मौत थे। मौत में दोनों के दोनों मिलते थे, कार्बोनेरिया और वेस्टर्न ब्यूटिलेरिया दोनों मिलते थे। भूरा रंग वाला भी इसके ऊपर है ऐसे। ठीक है, और आपका काला वाला भी है। चलो अब बताओ कि कौन इसमें छिप जाएगा? काला वाला छिप जाएगा।
भूरा वाला छिप जाएगा, यानी कि अपने आप को कुछ हद तक वो बचा सकता था। ठीक है, तो यहां से एक कंडीशन लिखते हैं हम लोग क्या कि सर अगर हम पहला कंडीशन की बात करें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले कौन अपने आप को ज्यादा बचा सकता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, पेड़ की टहनी का रंग कैसा है? भूरा है, उस भूरे वाले पर दोनों मिल रहे हैं, कार्बोनेरिया भी मिल रहे हैं और वेस्टर्न ब्यूटिलेरिया भी मिल रहे हैं। इनको खाने वाले चिड़िया वगैरह है, पकड़ के इनको क्या करेंगे? खा जाएंगे। लेकिन भूरा वाला जो है इस टहनी में छिप जाएगा, वो दिखेगा नहीं। तो हम कह सकते हैं ना कि औद्योगिकरण होने से पहले किसकी संख्या ज्यादा होगी? वेस्टर्न ब्यूटिलेरिया की संख्या ज्यादा होगी। ये काला वाला तुरंत पहचान में आ जाएगा, इसको चिड़िया क्या करेगा? खा जाएगा। इसकी संख्या क्या रहेगी? कम रहेगी। पहला कंडीशन समझ में आया। दूसरा कंडीशन कि अगर सर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए तब, तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, बहुत ज्यादा प्रदूषण हमारे वातावरण में फैलने लगा, तो हमारा वायु क्या हो गया? शुद्ध से अशुद्ध हो गया। बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कोयले का इस्तेमाल किया जाने लगा, चारों तरफ धुआं ही धुआं। उस धुएं को कौन अवशोषित कर रहा है? यही पेड़। अब पेड़ की टहनी का रंग, उसके तना का रंग कैसा हो गया बच्चा? धीरे धीरे काला हो गया। अब बताओ दूसरा कंडीशन मिल जाएगा क्या? अब इस स्थिति में ये भूरा वाला दिखने लगेगा, काला वाला छिपने लगेगा। अब उस समय क्या हो जाएगा सर? कार्बोनेरिया की संख्या बढ़ जाएगी, अब वेस्टर्न ब्यूटिलेरिया की संख्या घट जाएगी। ये दूसरा कंडीशन औद्योगिकरण होने के बाद। यहां से क्या समझ में आ रहा है सर? यदि हम नेचर के साथ चल रहे हैं ना, तो नेचर हमारा साथ दे रही है ना। अगर नेचर के खिलाफ जाएंगे ना, तो हम पकड़े जाएंगे, हमारा अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो बर्नार्ड कैटलमेल के द्वारा दिया गया था, किस पॉइंट को समझाने के लिए? प्राकृतिक चयन को, नेचुरल सिलेक्शन को।